Okay, hello everyone. Welcome again to online classroom of Impact One. My name is कुशल चौहान और आज हम एक क्विज करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है इस क्लासरूम में, वो बेसिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है। उसके कूलम्स लॉ के कई सारे केस भी हमने किए हैं। तो आज उसके ऊपर एक बेसिक क्विज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्विज को और देखते हैं इसमें आगे क्या है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बच्चों है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइंस आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। है ना, दो पॉइंट हैं ए और बी, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ए थर्ड स्मॉल पॉइंट चार्ज इज टू बी बैलेंस्ड एट पॉइंट पी बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस। द पॉइंट पी इज, वो कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, उसे किसी पी पॉइंट पर रखना है ना। और आपको बताना है वो जो चार्ज होगा वो बैलेंस रहना चाहिए, क्या ना। थर्ड स्मॉल पॉइंट चार्ज टू बी बैलेंस्ड, क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। इसका मतलब उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों वो जीरो होना चाहिए या वो मोशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कहाँ पर रखें, क्या उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखें, या ए बी के लेफ्ट में रखें, या ए बी के मिड पॉइंट पर रखें, है ना। तो एक एक करके केस देख लेते हैं। पहला है लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो क्या हम ये जो लाइन ए बी है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रख सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पर हमने रख लिया इसको, चार्ज को उठा के, है ना। तो और ये चार्ज मान लेते हैं कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रख लिया, पॉइंट पी है। तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये चार्ज पर, ये लगा रहा होगा फोर्स कौन सी, रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि इस डायरेक्शन फोर्स लग रही होगी। और जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, ठीक है। अब ये जो थीटा होगा, है ना, मान लेते हैं कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये फोर्स दोनों सेम रहेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये डिस्टेंस ए पी डिस्टेंस और बी पी डिस्टेंस दोनों सेम रहने वाले हैं, है ना। तो जो फोर्स है ये अगर F1 ये F फोर्स है तो ये वाली फोर्स भी F ही होगी, दोनों फोर्स सेम होंगी। तो आप देखोगे इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आने वाला होगा, है ना। अगर इसको मैं अल्फा मान लूँ, है ना, इसको मैं अल्फा मान लूँ तो क्या आ जाएगा, ये एफ कोस अल्फा आ जाएगा। और इधर से भी अगर ये वाला एंगल बीटा हो तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, एफ कोस बीटा आ जाएगा, यानी कि एफ कोस अल्फा प्लस एफ कोस बीटा आ जाएगा। बात सही हमारी है। यहाँ पे अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है, अगर ज्योमेट्री से आप देखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर भी रखूँगा तो ये इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, तो यहाँ पर ये केस नहीं बनता है। सेकंड केस है, इज एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। क्या ए बी लाइन के मिड पॉइंट पर रख सकते हैं। सेकंड केस है, क्या ए बी लाइन के मिड पॉइंट पर इसको रखा जा सकता है ना। देखते हैं क्या वहाँ पे रख सकते हैं क्या। अब मान लो मिड पॉइंट ये वाला हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर आप प्लस क्यू चार्ज रख लेते हैं तो ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इस तरह फोर्स लगा रहा होगा, और ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ बच्चों आ रही है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट केस आ रही है, फोर्स कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स चूंकि एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो ये चार्ज इधर मूव कर जाएगा, तो ये वाला भी केस नहीं बनता है। लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए, मान लेते हैं यहाँ पे पुट करते हैं। अगर यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों तो मान लेते हैं ये चार्ज प्लस क्यू हो गया, तो ये इस पर कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, ये वाली फोर्स लगा रहा होगा। और ये कौन सी फोर्स लगा रहा होगा इस पर, ये कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा, ये वाली फोर्स लगा रहा होगा, है ना। एफ ऑन ए ड्यू टू बी, इसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, सॉरी ये पी है ना, सॉरी द्वारा बनाते हैं बेटा, बड़ा सा बना लेते हैं ना, यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वाले चार्जेस यहाँ से करके, और ये मेरे पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पर प्लस क्यू रखा है, इस पर माइनस क्यू रखा है। मान लेते हैं लेफ्ट में हमने यहाँ पर इस चार्ज को रख लिया है ना, प्लस क्यू के चार्ज को रख लिया है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं आर है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना। तो इस पर ये पी पॉइंट हो गया।
जो ए फोर्स लगा रहा होगा उस पर, ये लग रही होगी ये कौन सी, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। और जो ये पी लगा रहा होगा फोर्स, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसे अट्रैक्ट करा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ये एफ ऑन पी ड्यू टू बी। बात सही हमारी है। अब देखो ए का जो डिस्टेंस है वो पी से कम है एज कंपेयर टू बी का डिस्टेंस पी से। सही हमारी बात। चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है, लेकिन डिस्टेंस में फर्क आ रहा है। क्योंकि डिस्टेंस में फर्क आ रहा है तो जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो फोर्स कम लगने वाली है, जिसका डिस्टेंस कम रहेगा वो फोर्स ज़्यादा लगने वाली है। तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स एफ, जो एफ पी ए है, ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी वाली से, एफ पी बी से। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बी का डिस्टेंस पी से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स रहेगी। किस डायरेक्शन में रहेगी बच्चों, पी ए के डायरेक्शन में रहेगी। ये चार्ज कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये केस भी नहीं बनता है। तो कौन सा बनता है, नन ऑफ दीज। आंसर कौन सा है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि द नेट चार्ज गिवन टू ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, क्या है, सॉलिड है, इंसुलेटिंग स्फीयर है, सॉलिड भी है और इंसुलेटिंग भी, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। इसके बारे में पूछ रहा है कि द नेट चार्ज विच इज गिवन टू ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर मस्ट बी, ध्यान रखिए मस्ट का मस्ट मतलब 100% मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम, या मे बी हो सकता है बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम, या मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। और लास्ट ऑप्शन है द डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड अपॉन वेदर अदर चार्जेस आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है ना, क्लियरली ये तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरे चार्जेस से फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, ठीक है ना, तो उसमें चार्ज मूव नहीं करने वाला है। मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, आप जानते हैं कि कंडक्टर के केस में जो चार्ज होता है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन इंसुलेटर के केस में नहीं होता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो जाता है। अब बचते हैं दो, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम। मस्ट का मतलब है कि 100% ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो इंसुलेटिंग स्फीयर है, यानी कि किसी वजह से हम इसके अंदर चार्ज अगर पुट कर दें कहीं पर भी, मान लो यहाँ पे चार्ज पुट कर दिया, ये वाला है ना, ये यहाँ पे जैसे अगर चार्ज पुट कर दिया, तो जो चार्ज हम जहाँ पर पुट कर देंगे या जहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा वो वहाँ से मूव नहीं करेगा, है ना। तो मस्ट का मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, ऐसा नहीं है। 100% यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर तो तब रह सकता है जब ये बराबर बराबर दूरी पर आ जाए। वो कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब इनमें कोई फोर्स लग रही हो, यानी मूव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मूव कर पा रहे हो। चार्ज मूव तो करेंगे नहीं किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर। तो क्या है, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम। कौन सा ऑप्शन आएगा, मे बी। हो सकता है कि क्या किया होगा, एक ऐसा ऑप्शन बन गया हो कि उठा के चार्ज ऐसे रख दिए हो कि कुछ कुछ डिस्टेंस पर चार्ज उठा के ऐसे रख दिए हैं कि ये यूनिफॉर्मली रखे हुए हैं, है ना, तो ये वाला केस बन जाएगा ना। इस केस में क्या होगा कि इसको उठा के रखा गया, चार्ज को ऐसे वहाँ पे इन्फ्यूज किया गया है कि वो इक्वली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर, है ना, ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो कौन सा केस हो गया, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, अगर यही क्वेश्चन आपको कंडक्टिंग के बारे में पूछा जाता, किसके बारे में, कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पूछा जाता, कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आपसे इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं सर, चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता है। कहाँ होता है चार्ज, उसके सरफेस पर रहता है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चार्ज सेम चार्ज है। अब सेम चार्ज एक दूसरे पे क्या लगाता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो वो ये क्या करेंगे, सारे चार्ज एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि सबसे ज़्यादा दूरी पर नहीं पहुंच जाएंगे, है ना, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस पर, ओवर द सरफेस, वॉल्यूम के अंदर नहीं होगा। सही में आई बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force, है ना। एक सेट है ऐसे करके, ये सेट बना हुआ है, ठीक है ना, चार्ज स्फीयर है दो, है ना, ये d पर डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। कौन सी, अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकते हैं, मान लेते हैं रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ऐसे करके फोर्स लगा रही है। और ये कहाँ पर है,
ये है स्पेस में, वैक्यूम में, किस में है, वैक्यूम में है। अब क्या किया हमने उससे उठा के, अब ये किया कि वैक्यूम की जगह हमने, वैक्यूम की जगह हमने क्या किया, एक मीडियम है ना, ये मान लेते हैं ये एक मीडियम है ना, ऐसे करके ये मीडियम है। इस मीडियम के अंदर हमने इस सेट को उठा के पुट कर दिया, इस सेट को उठा के मीडियम में पुट कर दिया ऐसे करके। तो आप जानते हैं कि जब मीडियम के अंदर पुट कर देते हैं और मीडियम का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के हो तो जो फोर्स हो जाती है वो के टाइम कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, के टाइम कम हो जाती है। बात सही हमारी है। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों, 2 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी मेरे पास में F डिवाइडेड बाई 2। आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। सही हमारी बात। जब मीडियम में पुट करते हैं हम किसी सिस्टम को चार्ज के, ठीक है ना, एज इट इज, यानी डिस्टेंस भी बराबर रहे, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर रहे, तो जो फोर्स है वो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से कम हो जाती है। बात सही हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ये एयर के अंदर हैं, आर डिस्टेंस पर है बच्चों, आर डिस्टेंस पर हैं, और क्या फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कहानी सही हमारी है। 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर, कहाँ पे है ये बच्चों, ये एयर के अंदर है। देन द डिस्टेंस आर एट विच दी चार्ज विल एक्सर्ट द सेम फोर्स। अभी क्या कह रहा है, सेम फोर्स कह रहा है, क्या कह रहा है, जितनी फोर्स पहले थी उतनी फोर्स अब रहे इन ए मीडियम ऑफ डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगेन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब इन सिस्टम को उठा के कहाँ रख देते हैं हम, इस सिस्टम को उठाकर हमें डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में उठाकर इसे पुट कर देते हैं सिस्टम को। तो जब इसके डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में उठाकर सिस्टम को पुट कर देंगे तो उस टाइम पर अगर फोर्स को सेम रखना हो तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मान इसे RM कह देते हैं ना, RM कह देते हैं। मान लो मीडियम में डिस्टेंस कितना हो जाए, RM हो जाए। फोर्स बच्चों कितनी रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कौन सी फोर्स है, ये F0 फोर्स है, और ये कौन सी फोर्स होगी मेरे पास है, मीडियम वाली फोर्स हो गई है। तो देखो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, इसमें फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ लग रही है F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते हैं चार्ज कौन से हैं, Q और Q चार्ज हैं, तो ये Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 का स्क्वायर, ठीक है ना। और मीडियम में कितनी फोर्स लग रही हो बच्चों, मीडियम फोर्स लग रही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर हम, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे K, एप्सिलॉन R भी कहते हैं इसको, यहाँ पे इन्होंने K क्या रखा तो K मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू Q स्क्वायर अपॉन, या Q1 Q2 कह सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई RM का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स अगर बराबर रहें तो इनमें क्या रिलेशन आएगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर F0 इज इक्वल टू FM हो तब हमें बताना है, क्या बताना है कि जो RM है वो कितना आएगा। तो F0 कितना बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R0 स्क्वायर, और ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q स्क्वायर अपॉन RM का स्क्वायर, है ना। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, है ना, बात से हमारी है। और क्या बचा मेरे पास में, R0 स्क्वायर इक्वल टू K RM स्क्वायर बचा। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है RM की वैल्यू। तो RM स्क्वायर इक्वल टू R, यहाँ पर R दे रखा है बच्चों, R0 नहीं है ये, है ना, तो R ले लो, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, तो RM आ जाएगा बेटा R अपॉन स्क्वायर रूट K। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको पढ़ा भी रखा है ये। तो कौन सा केस आ जाएगा, B वाला केस बन जाएगा। कितना करना पड़ेगा मुझे, डिस्टेंस को R डिवाइडेड बाई रूट K करना पड़ेगा। तो याद रखो कि अगर सिस्टम को, चार्ज के सिस्टम को हम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रख देते हैं, K डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना, पूरे सिस्टम को रख देते हैं, तो उस केस में सेम फोर्स के लिए जो डिस्टेंस है ना, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना चेंज होना चाहिए, ओरिजिनल डिस्टेंस का कितना कम होना चाहिए, कितने टाइम कम होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ K कम होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ऑफ Q एंड Q माइनस Q, है ना। एक चार्ज दे रखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। इसमें से कुछ चार्ज कम कर दिया है, दूसरा पार्ट ये बन गया है। इफ द कूलम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, द रेशो Q अपॉन Q शुड बी। क्या करा है, कूलम रिपल्सन यानी कि जो फोर्स है, कूलम रिपल्सन मतलब जो फोर्स लग रही है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। कैसी हो, मैक्सिमम हो। अगर फोर्स मैक्सिमम हो तो अब इसका रेशो क्या चाहिए। तो देखो बच्चों जो फोर्स है वो होती है K 1.4 अब आप जानते ही हैं। अब चार्ज ही कितने रह गए मेरे पास में, एक तो Q रह गया है, एक Q माइनस Q रह गया, यानी कि Q इंटू Q माइनस Q, और मान लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर है। ठीक है ना, बात सही हमारी ये। तो अब इस पर K कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है क्योंकि ओरिजिनल दे रखा है। अब ये जो स्मॉल q है ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, ये कितना कम करना है हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम अगर फोर्स रहे तो Q अपन Q में क्या रेशो रहेगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमा निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, आपने 11th में पढ़ा है, क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो ये आएगा देखो बच्चों df डिवाइडेड बाई dq। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, k अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो d अपॉन डी क्यू, अंदर क्या बचा मेरे पास में, q को मल्टीप्लाई कर देते हैं, q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बचा, है ना। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको जीरो बराबर पुट कर देंगे उठा के, है ना। तो k अपॉन आर स्क्वायर टी अपॉन डी क्यू, यहीं पे कर लेते हैं उठा के बस, ठीक है ना। इसको निकाल लो, इसका डेरिवेटिव ये क्यू कहाँ, यहाँ क्यू कॉमन है यहाँ पर, और डी क्यू अपॉन डी क्यू 1 हो गया, और माइनस क्यू स्क्वायर का कितना हो गया बच्चों, 2q हो गया, इक्वल टू 0, है ना। जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं और उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, है ना। तो इससे कितना है बच्चों, q माइनस 2q इक्वल टू 0, ठीक है। तो q इक्वल टू 2q, यानी कि q डिवाइडेड बाई q इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। बात सही हमारी है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो आंसर कितना, पहले यहाँ देखो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया ये वाला, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चार्ज q दे रखा है और ये कहा जाए इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करें, है ना, ऐसे डिवाइड करें कि इनमें मैक्सिमम फोर्स लग रही हो किसी डिस्टेंस पर, है ना। तो कितना करना पड़ेगा, तो बच्चों इसको q/2 और q/2 करना पड़ेगा। क्यों, देखो इससे आ रहा है q अपॉन क्यू कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा, नहीं आ रहा है, यानी q इक्वल टू q/2। बस सेम आ रहा है, यानी जो चार्ज कितना कम करना चाहिए, q/2 कम करना चाहिए। कितना करना चाहिए, q/2। तो q माइनस q/2 भी कितना होता है, q/2 होता है, q भी q/2 होता है ना। तो याद रखें क्या कि चार्ज q को अगर दो पार्ट में डिवाइड करवाए आपसे और ये कहे कि किसी डिस्टेंस पर मैक्सिमम रिपल्सन या मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, तो कितना कितना पार्ट आएगा, तो कितना कितना आएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम रिपल्सन के लिए हाफ हाफ हो जाएगा। देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अ टोटल चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स and placed at some distance apart. If the coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, है ना, is to be maximum, the charge should be कितना होना चाहिए बताओ, है ना। सिंपल है ना, मैक्सिमम फोर्स करा रहा है और उसको क्या करा रहा है, स्प्लिट करवा रहा है, तो हाफ हाफ कर देना चाहिए। कौन सा वाला है, ये वाला है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल उठा के आप इसे आंसर को दे दो, सब कुछ सेम है ना। डिस्टेंस फोर्स मैक्सिमम रखनी है, फोर्स मैक्सिमम रखनी है तो कितने पार्ट में डिवाइड करें, कितना कितना हिस्सा रहे, है ना, हाफ हाफ स्प्लिट कर दो उठा के सीधा सीधा। क्लियर हो गया बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended being यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, है ना। 5 बॉल है हमारे पास में, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4 एंड बॉल नंबर 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 अलग अलग थ्रेड से इनको हमने सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है।
अब ये कह रहे हैं कि पेयर्स 122441 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो लिख लेते हैं बच्चों रिपल्सन। कौन शो कर रहा है? रिपल्सन। कौन शो कर रहे हैं? पेयर, पेयर 1 और 2, 2 और 4 एंड 4 और 1, ये पेयर रिपल्सन शो कर रहे हैं। नहीं सॉरी, ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ये कर रहे हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। और जो रिपल्सन शो कर रहे हैं बच्चों, वो कौन से पेयर हैं? इनमें कौन कौन से रिपल्सन शो कर रहे हैं? 2 3 और 4 5। 2 3 और जो 4 5 हैं ये रिपल्सन शो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन या तो अनलाइक चार्ज में होता है। किस में होता है बच्चों? या तो अनलाइक चार्ज में होता है, एंड समटाइम्स ये किस में हो जाता है? न्यूट्रल और चार्ज में हो जाता है। तो या तो क्या होंगे? ये अनलाइक चार्ज होंगे या न्यूट्रल। कैसा होगा? एक न्यूट्रल होगा प्लस एक चार्ज होगा, ये पेयर होंगे। ठीक है ना। रिपल्सन आप जानते हैं श्योर सेट होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, यानी रिपल्सन किसमें होगा? इसमें लाइक चार्ज में होगा, लाइक चार्ज में होगा। तो लाइक चार्ज का मतलब है कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव का पेयर हो या नेगेटिव नेगेटिव का पेयर हो, ऐसे करके हो सकता है ना। इसमें क्या हो सकता है? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है। ऐसे करके पेयर बन सकते हैं, है ना। सिंपल करते हैं चीज़ों को और देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लेते हैं कि 1 बॉल पे, जो फर्स्ट बॉल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि अट्रैक्शन है तो मान लेते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो। फिलहाल हम न्यूट्रल को छोड़ देते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ले लेते हैं। अगर 1 पे पॉजिटिव तो 2 पे कैसा नेगेटिव होगा अट्रैक्शन के लिए? अब 2 पे नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। और 4 पे क्या होगा? अट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। 4 पे अगर पॉजिटिव हो गया बच्चों, तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। तो 1 पे कितना होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, 1 पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों पर सेम ही होना चाहिए या दोनों न्यूट्रल होने चाहिए। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले यहाँ देख लेते हैं। 2 पर यहाँ पर नेगेटिव है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 पर नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है। 4 पर यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो यहाँ पॉजिटिव 4, तो 4 पॉजिटिव देते हैं। क्या यहाँ 5 है? 5 नहीं, तो 5 पे यहाँ पॉजिटिव हो सकता है। तो ये तो सही हो गया, रिपल्सन हो गया। देखो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पेयर में गड़बड़ है ना, इस पेयर में गड़बड़ है। यहाँ पे 1 पर पॉजिटिव है और यहाँ पर 1 पर नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं 1 पॉजिटिव की जगह न्यूट्रल कर दूँ से, देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको न्यूट्रल कर देते हैं और इसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल को भी क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। किससे? इंडक्शन से, है ना। कंडक्टर है ना, इंडक्शन वजह से इसको अट्रैक्ट कर सकता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव को इंडक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो जो 1 बॉल है, ये वाली बॉल कौन सी होगी बच्चों? ये न्यूट्रल बॉल होगी। कैसी होगी? न्यूट्रल बॉल होगी। तो क्या 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 लिखा है? मस्ट बी पॉजिटिवली, मस्ट बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉल हो सकती है। क्लियर होगी बात आपको? सही में आ गया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर। 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं जो दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, याद रखना आइडेंटिकल, विद ए फोर्स इक्वल टू 10 ग्राम वेट। फोर्स न्यूटन में नहीं दे रखी है, ग्राम वेट में दे रखी है, ध्यान दो। When they are 0.6 मीटर अपार्ट इन एयर, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज ईच, है ना। तो चार्ज दोनों सेम है, आइडेंटिकल चार्ज मतलब सेम चार्ज है। तो फोर्स कितनी होगी मेरे पास में बच्चों? F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स होगी। क्लियर है। अब देखो F कितना है बच्चों? यहाँ पर F कितना है? F दे रखा है इन्होंने 10 ग्राम वेट, 10 ग्राम वेट। तो पहले इसको न्यूटन में बदलेंगे, है ना। 10 ग्राम का मतलब, ग्राम को बदलो किलोग्राम में। 1 ग्राम कितने किलोग्राम होते हैं? 10 की पावर -3 किलोग्राम। और किलोग्राम वेट को न्यूटन बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ रखा जी की वैल्यू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर ये 10 टू द पावर -1 न्यूटन हो गया। बात सही में आई? इतनी हो गई। अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, और के की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है? 9 × 10 टू द पावर 9
की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखो एफ कितना आया 10⁻⁻1, के कितना 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, और आर कितना बच्चों 0.6 मीटर है, यानी 6 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दो, 6 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो इससे जो क्यू स्क्वायर निकल के आएगा, देखो इसको पढ़ जाते हैं यहाँ पे 10⁻⁻1, इसको स्क्वायर कर दो 36 इंटू 10⁻⁻2, और ये नीचे कितना आ गया बेटा 9 इंटू 10⁻9 आ गया। आगे नहीं आ गया तो क्यू स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 36, चलो क्या करें इसे 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 इंटू ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, -9 -2 -1, 4 इंटू 10⁻⁻12, तो क्यू कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ गया, यानी कि 2 माइक्रो कूलम। एक कूलम में 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम होते हैं, तो 2 माइक्रो कूलम। तो आंसर कितना हो गया, डी आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या था थोड़ा सा कि ग्राम वेट को आपको कन्वर्ट करना था बच्चों न्यूटन के अंदर, करना आता ना आपको, है ना। किलोग्राम वेट को न्यूटन में करने के लिए क्या करना होता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। जैसा मान लो x किलोग्राम वेट है तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 9.8 x न्यूटन, अगर जी की वैल्यू 9 हो, और अगर s ग्राम वेट है तो कितना होगा ये 980 x डाइंस में आ जाएगा आंसर। चलो आगे पढ़ते हैं, ये आपने पढ़ रखा है मैकेनिक्स में, सब आपको सब आता है 11वीं क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, है ना, कंडक्टिंग स्पेयर इक्वल रेडियस यानी कि आइडेंटिकल हो गए हैं, हैव चार्ज 10 माइक्रो कूलम एंड -20 माइक्रो कूलम, है ना, एक पे 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरे पर -20 माइक्रो कूलम चार्ज है, एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस फोर्स F1, if they are brought in contact and separated to the same distance they experience force F2, the ratio of F1 to F2 is। अब देखो जो इनिशियल चार्ज हैं बच्चों, जो Q1 चार्ज है वो है +10 माइक्रो कूलम, और जो फाइनल चार्ज जो सेकंड चार्ज है वो कितना है बच्चों दूसरे स्फीयर पर -20 माइक्रो कूलम। जब हम इनको कांटेक्ट में लाते हैं तो ये चार्ज क्या होंगे, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है वो भी सेम रेडियस का यानी कि आइडेंटिकल है, तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो मेरे पास में Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, डैश का मतलब बाद वाले चार्ज कितने होंगे यहाँ पर। अब ये क्या आप जानते हैं अलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, तो +10 माइक्रो कूलम -20 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बच्चों यहाँ पर -10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -5 माइक्रो कूलम। तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश -5 माइक्रो कूलम हो गए। अब देखो बच्चों जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। डिस्टेंस तो सेम ही है इसके अंदर, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम डिस्टेंस रखा है ना, सेम डिस्टेंस रखा है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं लगाएंगे, आर स्क्वायर नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, के भी दोनों में सेम ही आना है। तो फोर्स जानते हैं कि आप चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो F1 निकालते हैं, F1 कितनी होगी बच्चों, Q1 कितना है +10 और ये कितना -20, तो +10 है ना माइक्रो कूलम इंटू -20 माइक्रो कूलम, यानी कि F1 आ गया बच्चों -200 माइक्रो कूलम का स्क्वायर। ऐसे ही जो F2 है बच्चों वो कितना है मेरे पास में, F2 प्रोपोर्शनल किए इतना, ये भी -5 ये माइनस दोनों में सेम आ जाएगा। F2 मतलब बाद के चार्ज, बाद में चार्ज कितने हो गए हैं, शेयर होने के बाद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कितने -5 हो गया है, तो यहाँ पर -5 माइक्रो कूलम, और सेकंड भी कितना हो गया -5 माइक्रो कूलम आ गया, यानी कि F2 कितना आ गया, ये आ गया 25 माइक्रो कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करा है F1:F2 क्या है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, है ना, किसको, एक तो इसको F1 को, है ना, F2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपल उठा के, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं। तो देखो बच्चों F1/F2 कितना आया -200 माइक्रो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई
25 माइक्रोकूलम स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया -8 आ गया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि F1 इज टू F2 इक्वल टू -8:1, यानी कि आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया, है ना, बी आंसर आ गया। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q, 2 पार्टिकल्स हैं, क्या है, पार्टिकल्स हैं, मास सेम है, चार्ज भी सेम है, आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये असल में कह रहा है कि मान लो कि ये मेरे पास में 2 पार्टिकल्स हैं, m मास q चार्ज, m मास q चार्ज कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अब फोर्स तो लग रही होगी, चार्ज है और मास है ना, लेकिन अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करें तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी। अब देखो जो मास है, मास की वजह से कौन सी फोर्स लग रही होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, है ना। तो एक ले लेते हैं, कोई सा एक ले लेते हैं उठा के, मान लेते हैं ये ए पर है, ये बी पर है, ए को ले लें। तो ए पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है ना, इसका बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ए का, है ना, और इसको क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में कर लेते हैं, तो निकल जाएगा हमारे पास में। तो ए पर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, और क्या लग रहा होगा मेरे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा होगा। तो ये कौन सी है, ये लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, एफ ई लग रही है, और ये कौन सी लग रही है, एफ जी लग रही है ना। और एफ ई बच्चों एफ जी के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। एफ ई कितनी है मेरे पास में बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको आर मान लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कितनी होगी, ये होगी मेरे पास में कौन सा, जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद करो, मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यू अपॉन एम, तो इसको यहाँ ले आते हैं, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, है ना, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, तो क्यू डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। कौन सा आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। ठीक है, मासेस भी हैं बच्चों और चार्जेस भी हैं, तो मासेस की वजह से कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ना, और चूंकि सेम चार्जेस हैं, सेम पोलरिटी है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो कोई सा भी एक चार्ज उठा लो, चाहे एक उठा लो चाहे बी उठा लो, है ना, तो इसको क्या दिखा दो आप, एफ इक्वल टू एफ जी, दोनों फोर्स बराबर होंगी तभी तो ये इस पर कोई फोर्स महसूस नहीं कर रहा होगा, ये फील कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, है ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, उठा बराबर पुट कर, तो आंसर आपका निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों ये कह रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस एट ए वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके साइड दे रखी है कितनी, ए साइड दे रखी है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस एट द वर्टेक्स ए इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, है ना, ए पर जो चार्ज रखा है फोर्स पूछ रहा है ना। यहाँ बना लेते हैं एक डायग्राम ऐसे करके, है ना, ये बना लिया हमने, ये मेरे पास में ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, और यहाँ पर ए पर भी कौन सा चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है ना, और ये चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबकी साइड्स कितनी होगी, ए सेम साइड हो गई है, चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बात समझ में आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी, जो बी पे माने नेगेटिव चार्ज रखा है, फोर्स कौन सा लगा रहा होगा, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे करके लगा रहा है, और ये कौन सी फोर्स लगा रहा है इस पर, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे करके। एक मिनट हो जाओ बच्चों, इसे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्लस क्यू और ए लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये कौन सी फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, है ना। अब ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, देखो प्लस क्यू 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 मैग्नीट्यूड सेम है, और चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये डायरेक्शन, ये इनके साइड भी सेम हो गई है, ये भी ए है ये भी है, तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा इस पर कौन सी, एफ ऑन ए ड्यू टू सी, इसको एफ मान लेते हैं,
और एफ ऑन बी ड्यू टू ए को भी एफ मान लेते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये कितना 60 है, कितना बच्चों, ये 60 है, तो कितना हो गया यहाँ पर 120 हो गया। यहाँ पे बी सी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, है ना। बी सी के पैरेलल एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। अब देखो यहाँ पर, है ना, देखो ये जो f है इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा कौन सा, f साइन 60, और ये वाला जो f है इसका कंपोनेंट नीचे एक नीचे आएगा यहाँ पर, ये कौन सा, f साइन 60। इसका f का जो कंपोनेंट होगा BC के अलोंग कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना, ऐसे करके f को 60 और ये भी इसका भी f को 60 आ जाएगा, यानी इंटरेक्शन फोर्स लग रही होगी 2f को 60, है ना। बात सही हमारी है। तो फोर्स यहां लिख लेते हैं, फोर्स ऑन ए इन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन सी बी, इन डायरेक्शन सी बी कितनी आ रही है, 2f को 60, को 60 कितना होता है 1/2, तो 2f इंटू 1/2, यानी कि f आ गई है, f आ गई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस a, तो a स्क्वायर, है ना। वहाँ से हमारी है, और ये अलोंग सी बी है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और अगर बी सी के डायरेक्शन में होता तो नेगेटिव हो जाता, है ना, अलोंग बी सी। अगर अलोंग बी सी निकालनी हो, फोर्स अलोंग बी सी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलोंग सी बी है इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स निकालनी है, इक्वल एंड अपोजिट निकालनी है, तो उस पर साइन चेंज कर दो, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे इस आंसर को दे देंगे, है ना, ये वाला कौन सा आंसर, ये वाला आंसर दे देंगे, है ना, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने पूछा है इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी, अलोंग बी सी नहीं पूछा है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। नॉर्मली ध्यान आता है कि मैंने सी बी डायरेक्शन निकाल लिया है और बी सी डायरेक्शन पूछा गया तो मैं उठा के नेगेटिव साइन लगा दूँ, लेकिन पूछ कहाँ रहा है, अलोंग नॉर्मल बी सी के नॉर्मल, ये जो बी सी है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पूछ रहा है ना। इस डायरेक्शन फोर्स कितनी है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, 0, कितनी है 0, कौन सी फोर्स बच्चों, इस डायरेक्शन में 0 फोर्स है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स भी साइन 60 है और डाउनवर्ड फोर्स भी साइन 60 है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, तो BC के नॉर्मल कितनी फोर्स आ रही है, 0 फोर्स आ रही है। बात सेम आई है। तो ये क्या चीज सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको फोर्सेस को यहाँ पे अप्लाई कर लें, देखें, और यहाँ पे बस ये देख लें कि ये जो फोर्स हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक ये वाली फोर्स लग रही है डायरेक्शन में, एक ये फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है, इसने इसको कैंसिल कर दिया और मेरे पास में रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल डायरेक्शन में 0 आ गई है। क्लियर होगी बात, हल्का सा ट्विस्ट था, ध्यान दिया करो क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B हैव पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, है ना। 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल हैं, है ना, आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल हैं और पे चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, पर Q1 और Q2 बराबर नहीं है, अलग अलग है। द बॉल्स आर ब्रॉट टुगेदर सो दैट दे टच ईच अदर एंड देन कैप्ट इन देयर ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। तो बॉल को हम क्या करते हैं, टच कराते हैं, बॉल को वो टच कराते हैं और फिर उन्हें ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाकर पुट कर देते हैं। तो टच कराने से होगा क्या, टच कराने से चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। अगर एक पे चार्ज Q1 दूसरे पे Q2 है तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद में जो चार्जेस होंगे Q1 + Q2 अपॉन 2 हो जाएंगे दोनों पर, ठीक है ना। अच्छा, उठा के उनको दोबारा सेम डिस्टेंस पर रख देते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पर रख देते हैं। द फोर्स बिटवीन देम, अब जो बाद में फोर्स लग रही है और जो पहले फोर्स लग रही थी उसमें पूछ रहे हैं कि ये क्या रिलेशन है, लेस देन दैट बिफोर द बॉल टच्ड, ग्रेटर देन दैट बिफोर द बॉल टच्ड, सेम एज दैट बिफोर द बॉल टच्ड, या 0। तो देखते हैं, मान लेते हैं, अच्छा फोर्स जो है बच्चों चूंकि सेम डिस्टेंस पर रख दिया, ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया है, तो R तो सेम रह गया, K भी सेम रहता है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स प्रोपोर्शनल हो गई है Q1 Q2 के,
Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर जो Q1 Q2 दे रखे स्मॉल दे रखे हैं, तो लिख लो Q1 Q2 दे दिया, पहले इक्वेशन बन गई है मेरे पास में। मान लेते हैं इनिशियल हो गया। अब देखो टच करने के बाद में, है ना, टच करने के बाद चार्ज कितने होंगे, है ना, चार्जेस ऑन ईच बॉल आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद चार्ज कितने होंगे, कितने होंगे बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएंगे, है ना। तो फाइनल फोर्स, है ना, उसके बाद फोर्स कितनी हो जाएगी मेरे पास में, सेकंड पोजीशन में या बाद की पोजीशन में कितनी फोर्स जाएगी। अब चार्ज कितना हो गया बच्चों, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और दूसरा चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये चार्ज हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमें निकालना फाइनल फोर्स में और इनिशियल फोर्स में कौन सी बड़ी है, तो डिवाइड कर देते हैं बच्चों से। तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास में, एफ अपॉन एफ इनिशियल इक्वल टू, ये कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई Q1 Q2। कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये हो गया 4 Q1 Q2। अब देखो ये जो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है, क्या 4 Q1 Q2 से ज़्यादा है, बड़ा है, या बराबर है, या छोटा, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये निकालने वाला हूँ कि जो न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर से बड़ा है, इक्वल है, या उससे स्मॉल है। तो क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे हम अपना मैथ लगाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कितना होता है, Q स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। तो Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 होता है। ये 10th क्लास में आपने सब पढ़ रखा है, किसमें, 10th में पढ़ रखा है, डिवाइडेड बाई 4 Q1 Q2। अब देखो बच्चों, ऊपर जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, वहाँ पे 4 Q1 Q2 है, नीचे 4 Q1 Q2 है। अब ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर क्या पॉजिटिव है ना, ये क्या है, इट इज समथिंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा नहीं होगा चूंकि स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर आएगा कुछ ना कुछ, है ना। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो Q1 माइनस Q2 चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, है ना। और साथ में क्या रखा है, Q1 Q2 के बराबर नहीं है। अगर Q1 Q2 के बराबर होता तो ये 0 भी हो सकता था, लेकिन Q1 Q2 के बराबर नहीं है, तो Q1 माइनस Q2 विल कम्स आउट टू बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। अब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो 4 Q1 Q2 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड है, और यहाँ पे सिर्फ 4 Q1 Q2 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया है, यानी कह सकते हैं हम कि FF डिवाइडेड बाई FI इज ग्रेटर देन 1, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो फाइनल फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ग्रेटर देन दैट बिफोर द बॉल टच्ड। क्लियर है। देखो बच्चों, आज हमने कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, है ना, नेक्स्ट वीक में, यानी कि जो कमिंग वीक है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने के बाद में फिर हम इसके ऊपर क्विज करने वाले हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से करें, देखें ध्यान से, फॉर्मूले जो भी सामने आ रहे हैं उनको याद करते रहें। ओके, चलिए, थैंक यू।